तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार आपको अपने चैनल डियर जीनियस अंकित सर पर स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। और हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहें ताकि हमें प्रेरणा मिले और अगल बगल में भी शेयर करते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक महान पोएट हैं जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है इनका? रूपर्ट ब्रूक नाम है इनका। एक क्लास 12 का बहुत ही बोल सकते हैं महत्वपूर्ण कविता है ये, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके अंदर भी रूपर्ट ब्रूक का भावना जो है वो पैदा ले, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है वो इंग्लिश के महान कवि है जी, ठीक है। इनके द्वारा एक रचना किया गया है जिसका नाम है द सोल्जर। जिसका नाम क्या है? द सोल्जर, यानी होता है एक सैनिक। रूपर्ट ब्रूक का जो सोनेट है, देखो इस द सोल्जर जो है सोनेट है। क्या है ये सोनेट? क्या होता है पहले बताओ, किसी को पता है यहाँ पे सोनेट क्या होता है? नहीं सर। सुमंत सोनेट खड़ा हो जाइए सर। वो ऐसा पोएट जो 4-4 लाइन में लिखा रहता है और 2 लाइन में 4-4 लाइन में रहता है। बैठिए। देखिए सोनेट क्या होता है, तो सोनेट एक कविता ही है जी, ठीक है। सोनेट क्या है? सोनेट एक कविता ही है, लेकिन इसका एक खूबी है कि 14 लाइन का होता है। तो तुम लोग से कोई पूछेगा कि सोनेट क्या होता है तो बोलना होगा कि 14 लाइन के इंग्लिश वाले जो जितना भी पोएट्री है उसको हम लोग सोनेट बोलेंगे, ठीक है। मतलब 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है। और सोनेट भी 2 प्रकार का होता है। शेक्सपियर अपना सोनेट अलग टाइप का लिखते हैं। शेक्सपियर जो है उनका जो सोनेट है वो इस प्रकार से होता है 4-4-4-2। और बाकी जो सोनेट होता है वो इस प्रकार होता है 8 और 6। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो शेक्सपियर है जो सोनेट लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं? जो स्टेंजा है वो 4 लाइन का होता है, अगला स्टेंजा है 4 लाइन का, फिर अगला स्टेंजा 4 लाइन का और फिर 2 लाइन का, जोड़ कर देखिए 14 आएगा। 4-4-8-4-12-2। बाकी जो पोएट्स हैं वो क्या लिखते हैं? पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सोनेट है रूपर्ट ब्रूक का वो 14 लाइन का है, लेकिन इस प्रकार से है। आप लोग ध्यान से किताब पर देखिएगा तो प्रथम जो स्टेंजा है वो 8 लाइन का होगा, देखिए गिन करके। 8 सेकेंड गिनिए 6 लाइन दिख रहा है। तो फोटो खींच के मोबाइल निकालो, लेकिन पढ़ने वाली चीज इस्तेमाल करो। यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है उसको, है ना। तो मोबाइल निकाल के गेम खेलेगा, यूपी पर लूडो कर कमाएगा पैसा। तो द सोल्जर यानी क्या होता है? सैनिक, ठीक है। तो द सोल्जर जो है वो क्या है? एक सोनेट है। सोनेट किसका सोनेट है? तो रूपर्ट ब्रूक का है। रूपर्ट ब्रूक के बारे में बोला जाता है यह एक खूबसूरत नौजवान था, बहुत हैंडसम लड़का था एकदम, है ना, मेरे तरह एकदम, है ना। अब ध्यान दो, तो पहले हम लोग द सोल्जर पोएम में आने से पहले रूपर्ट ब्रूक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लिखा हुआ रूपर्ट ब्रूक 1887 to 1950 दिख रहा है यहाँ पे। जन्म इनका 1887 हुआ, 1915 डेथ हो गया इनका। अब देखो कितना छोटा जिंदगी जिए हैं बेचारे, मात्र 28 बरस की। अभी तो हमको चल रहा है शादी पर कहा जा रहा है जी। एक सैनिक अपने देश में जान दे देता है ना, इतना प्रेम करता है देश से। सब बोलता है कि जान से प्यारा ये दिल है, गाता है गाना, लेकिन जान से प्यारा देश है। किसके लिए? एक सोल्जर के लिए, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दो, एग्जाम में क्या आ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो माना 1887। मृत्यु कब हुआ था? 1915। Was born in a well-to-do academic family। वेल टू डू का मतलब होता है अच्छी खासी, एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है। यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छा खासा शिक्षित परिवार में हुआ था, ठीक है।
आगे हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके जो पिताजी थे वो एक हाउस मास्टर थे, ठीक है। किस स्कूल का? एक रग्बी स्कूल था, वहां का हाउस मास्टर थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक के पिताजी। आगे लिखा हुआ है वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ध्यान दो, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, हाँ क्या नाम है? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। वहां जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक जो थे, बस आगे के सीधे दिशा जो हुआ उनका वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुआ है, लेकिन वहां जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक जो है वो शिक्षा ग्रहण किए हैं जहां उनके पिताजी हाउस मास्टर का काम किया करते थे, यानी रग्बी स्कूल में ही लिए हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ, ध्यान दो, W.B. इट्स। ध्यान दो, W.B. इट्स जो है वो भी एक कवि हैं। W.B. इट्स द फेमस पोएट। ध्यान दो, एक मशहूर कवि हैं। कौन? W.B. इट्स, ठीक है ना। रूपर्ट ब्रूक भी है, क्या है? मशहूर कवि है। और एक और कवि जो W.B. इट्स नाम है उनका, W.B. इट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम। देखो वर्णन करते हैं इनके बारे में। एक W.B. इट्स है, वो एक कवि है, वो रूपर्ट ब्रूक के बारे में क्या वर्णन करते हैं, ध्यान देना। बोल रहे हैं द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। हैंडसमेस्ट में यंग मैन लिखा हुआ है ना। ऐसे तो हैंडसम का सुपरलेटिव क्या पढ़े आप लोग? मोस्ट हैंडसम पढ़े ना, लेकिन लेखक लोग को माफ रहता है, वही अशुद्ध करेगा तो कोई दिक्कत नहीं चल। इस उन लोग के अपना भावना को दर्शाना है ना, उन लोग अगर भावना को दर्शाना है तो वहाँ अशुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि हैंडसम का होता है मोस्ट हैंडसम, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हैंडसमेस्ट मैन, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में गिना जाएगा इसको। तो जो W.B. इट्स है वो एक मशहूर कवि है जी, और क्या वर्णन करते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि जो लड़का है रूपर्ट ब्रूक ये इंग्लैंड का सबसे सुंदर लड़का है ना। ध्यान दो आगे, he assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। ध्यान दो, assume मतलब क्या होता है? मान लेना। symbolic मतलब सांकेतिक, रोल मतलब भूमिका। वो एक सांकेतिक भूमिका मान लिए हैं जो अंत में इवेंचुअली मतलब क्या होता है? अंततः, यानी अंत में टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। ध्यान दो, जो एक कथा मान लेते हैं वो जो कथा है वो टर्न हो जाता है अंत में एक मिथ के रूप में। मिथ मतलब क्या होता है? कथा ही होता है, ठीक है ना। कथा कैसा होता है? जो मिथ है वो किस चीज का है जी? तो यंग एंड ब्यूटीफुल, जवान और सुंदर एक हीरो जो युद्ध के जंग में, लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ है, ऐसा मिथ मतलब है ना। आगे देखो, ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। जो रूपर्ट ब्रूक जो कवि हैं उनका मृत्यु हो जाता है जिस सेप्टिसेमिया नामक रोग से। सेप्टिसेमिया हम बताए थे पिछला क्लास में, क्या बताए थे? तो सेप्टिसेमिया एक रोग है। रोग क्या होता है? ये तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन कर जाता है ना, जिसके कारण शरीर फूलने लगता है और फूल के मौत हो जाएगी, है ना। तो उस सेप्टिसेमिया नामक रोग से क्या होते हैं? वो उनका डेथ हो जाता है। कब? अप्रैल 23 को 1915, ठीक है ना। कहाँ पे मृत्यु होता है इनका? ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गावीपोली। ये एक लड़ाई में जा रहे थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक, समझो। सैनिक भी है खुद, सैनिक जो है समझिए अपना ही बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो रूपर्ट ब्रूक है वो एक लड़ाई में जा रहे हैं। लड़ाई जो है वो गावीपोली का लड़ाई है, ठीक है। तो रास्ते में एजियन जगह है जहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम लेमनोस है, वहां पर इनका डेथ हो जाता है एक रोग से जिसका नाम क्या था? सेप्टिसेमिया, ठीक है। आगे देखिए, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक है वार पोएट है। क्या है? वार पोएट। जो ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, ब्रूक को याद किया जाता है किस लिए? तो एज ए वार पोएट, एक वार पोएट के रूप में। हु इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो क्या करते हैं कि देशभक्ति को प्रेरणा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कब? तो अर्ली फेज, प्रारंभिक फेज में। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार के। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 शुरू हुआ और अंत 1900। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये क्या किए थे कि देशभक्ति को बढ़ावा दिए थे, ठीक है ना। इनका डेथ कब हुआ? 1900। और शुरू कब हुआ था युद्ध? मतलब अर्ली फेज में लड़े हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड में उतरा था लड़ाई में, है ना। 1 के साल में
आगे देखो, हिज रेपुटेशन चिपली rests on 5 war soldiers of which the soldier is undoubtedly the best and the most enthusiastic. ध्यान दो, हिज रेपुटेशन उनकी ख्याति, चिपली मुख्य रूप से, रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट्स, ठीक है, 5 वार सोनेट लिखे हैं, ठीक है। उसमें द सोल्जर जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेशक अनडाउटेडली बेशक सबसे अच्छा संकलित है ना। तो जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10 सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक का सबसे बढ़िया रचना है ये, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है 10 सोल्जर, लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक क्या है? एक वार पोएट है। क्या है? वार पोएट। और एक खुद भी सोल्जर है, और ये अपने जो मन में बात छिपा हुआ है ना उसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिख रहे हैं। एक सैनिक के मन में क्या चलता है अपने देश के प्रति, है ना। एक सैनिक अपने देश के प्रति जान दे देता है ना, इतना प्रेम करता है देश से। सब बोलता है कि जान से प्यारा ये दिल है, गाता है ना गाना, लेकिन जान से प्यारा देश है। किसके लिए? एक सोल्जर के लिए, ठीक है। तो गाना है ना, जान से प्यारा ये मेरा दिल है, फिर भी मुश्किल है, किसी को गाता है ना, है ना। लेकिन एक सोल्जर होता है, उसको जान से प्यारा एक ही चीज होता है, देश होता है। उसके लिए अपने फैमिली के छोड़कर बॉर्डर पर तैनात रहता है, मरने मारने के लिए तैयार रहता है। 1 इंच जो है ना जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं रहता है। कौन? जाने जा रहा तुम, है ना, फैन उसका हम भी, है ना। चलो आगे देखो। तो रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक सोल्जर है जी, और कहाँ के सोल्जर? इंग्लैंड का सोल्जर है। ध्यान दो, कहाँ का सोल्जर है? इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड का जब सोल्जर है तो गुणगान भी इंग्लैंड का ही करेंगे। गुणगान कहाँ करेंगे? इंग्लैंड का। तो अपने कविता में इंग्लैंड का खूब गुणगान करते हैं। जैसे हम लोग भारत वाले जो हैं से अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और पूरा बोलते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती है। उसी तरह जो इंग्लैंड के जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक अपने देश इंग्लैंड के बारे में गुणगान कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने देश के लिए वही काम करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सोनेट्स में। सोनेट्स का नाम है 10 सोल्जर, ठीक है। पहला लाइन ध्यान देंगे हम लोग, लिखा हुआ इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड। यहां रुकेंगे हम लोग, आप ध्यान दीजिए। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, सैनिक है ना, कभी मर सकते हैं, तो बोल रहे यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। थिंक ओनली दिस ऑफ मी मतलब केवल मेरे बारे में इतना ही सोचना, दैट कि देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कॉर्नर मतलब कोना, जमीन का टुकड़ा, फॉरेन मतलब होता विदेशी, और फील्ड मतलब धरती, कि लड़ने गए हैं विदेशी धरती पर, इंग्लैंड से बाहर, और बोल रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि जमीन का एक टुकड़ा जो विदेशी धरती पर है वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। कैसे हो जाएगा जी? तो ध्यान दो आगे। देयर शैल बी इच दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। ध्यान दो, बोल रहे हैं देयर शैल बी इन दैट रिचर अर्थ, भले ही वह जमीन उपजाऊ बहुत हो, समृद्ध बहुत हो, लेकिन जब हम मर जाएंगे ना उस वहां दफनाया जाएगा हमको, तो वो जो अर्थ हो जाएगा वो रिचर अर्थ बन जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा डस्ट रहेगा। डस्ट यहाँ मतलब अपने बॉडी को लिए हैं। जब वो मरेंगे तो उनका बॉडी जो है वहीं दफना दिया। सैनिक यही होता है जी, देखना तुम लोग, नौसेना जो होता है ना, नेवी सब, उसमें बहुत दूर दूर सब जाता है ना, तो क्या होता है कि बीच में कोई डेथ हो गया सैनिक का, तो आराम से ताबूत में बंद कर डाल देता है वहीं समुद्र में, ठीक है ना। तो मान लो लड़ाई में गए हैं तो वो डेथ कर गए वहां पे, तो वहीं पर प्रथम विश्व चल रहा है ना, कितना के टांग के लाएगा वो, वहां दफना देते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि जहां हम दफनाए जाएंगे, मान लो कि वो रिचर अर्थ है, लेकिन जैसी मेरा बॉडी उसमें होगा, दफनाया जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? रिचर हो जाएगा। मतलब रिच पहले था, अब रिचर हो जाएगा। पहले समृद्ध था, अब और समृद्ध हो गया। कैसे? क्योंकि उस जमीन में मेरा डस्ट चला गया है, ठीक है। अब इंग्लैंड के जो डस्ट है वो जमीन में गया, तो वो जमीन भी किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो गया, है ना। आगे देखो, ये डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ऐसा
डस्ट, डस्ट मतलब बॉडी। सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक वो अपने बॉडी को डस्ट यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा डस्ट, डस्ट मतलब बॉडी समझना, यह जो डस्ट है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, ठीक है, शेप्ड आकार दिया, इंग्लैंड में ही जो शरीर है उसका आकार मिला है, मेड अवेयर, अब इंग्लैंड ने ही हमें जागरूक किया है, मैंने सब चीज के बारे में इंग्लैंड ही बताया इसको। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, इंग्लैंड ने ही फूल दिया उन्हें प्यार करने के लिए। हर वेज टू रोम, अपना रास्ता दिया घूमने फिरने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो शरीर है ना वो इंग्लैंड का ही है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लिश हवा में सांस ले रहा है मतलब इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं, इंग्लैंड में ही क्या हुए हैं, जागरूक हुए हैं। इंग्लैंड जो है वहाँ के फूलों से खेलना, प्रेम करना सीखे हैं। रास्ता इंग्लैंड का ही वहाँ घूमे हैं और इनका जो बॉडी है वो इंग्लैंड का ही है और इंग्लिश एयर में ही सांस लेकर बड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया वाले है ना, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, है ना। आगे देखो, वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, इंग्लैंड का ही जो नदी है वहां इनका शरीर जो है धुला है, मतलब साफ सुथरा इंग्लैंड में ना, जब नहाए कहाँ पे, वो भारत में आकर के इंग्लैंड के हैं तो अपने शरीर को धोएंगे कहाँ, इंग्लैंड में ही, और इंग्लैंड के सूर्य से उनको आशीर्वाद प्राप्त है। ब्लेस्ड मतलब यहाँ होगा आशीर्वाद, ठीक है। आगे देखो, तुम्हारा 8 लाइन का स्टेंजा खत्म हो गया ध्यान दो, 8 लाइन का स्टेंजा को बोलते हैं ऑक्टेव, क्या बोलते हैं। 14 लाइन का सोनेट, उसमें 2 होता है, 8 और 6, ऑक्टेव हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्टेव। और सेस्टेट है, क्या है, मतलब जो कविता है 14 लाइन्स का, उसमें 2 था स्टेंजा। पहला 8 लाइन को बोलेंगे ऑक्टेव, सेकेंड 6 लाइन को क्या बोलेंगे, सेस्टेट, क्या बोलेंगे। अब हम लोग ऑक्टेव खत्म कर लिए, सेस्टेट में आते हैं, ध्यान दो। एंड थिंक, और सोचो, क्या बोल रहे हैं सोचने के लिए। दिस हार्ट, इस हृदय में, ऑल इविल सेड अवे, यह जो हृदय है ना उससे सारी बुराइयां धुल गई हो। कोई मर जाता है ना देश के लिए तो उसका सारा जो है ना बुराई जो है उसको कोई नहीं देखता है, सब बोलेंगे वाह क्या लड़का था ये, है ना, गड़ा है पूरा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और जो शाश्वत मन में इंग्लैंड के प्रति जो आग है, धड़कन है, वो कभी कम नहीं होगा, है ना, मतलब शाश्वत मन हमेशा इंग्लैंड के प्रति सोचते ही रहेंगे। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, लेकिन जब मर जाएंगे ना तो इंग्लैंड जो विचार दिया हमको ना वो इंग्लैंड को हम वापस कर देंगे, है ना। कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो विचार हमको इंग्लैंड में मिला है ना वो हम मरने के बाद इंग्लैंड को वापस कर देंगे, कुछ भी ऋण नहीं रखेंगे इंग्लैंड का, ठीक है। आगे बोल रहे इंग्लैंड का गुणगान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, इंग्लैंड का जो दृश्य है ना और यहाँ का जो आवाज है ना उस सपनों की तरह सुंदर है ना। जैसे हम लोग भारत वाले है ना अपना गुणगान करेंगे। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और बोल रहे हैं कि हंसी जो मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, अब लड़ाई में मर सकते कभी भी तो सारा चीज को याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि और दोस्तों से जो ठहाके लगाया करते थे हम लोग, है ना, जो अपने दोस्तों से हम हंसी सीखे थे, और जो इंग्लैंड जो है हमें विनम्रता सिखाया था, वो हृदय का शांति है जी, उसी से शांति मिलता है। और जब मरेंगे हम तो इंग्लिश हेवन में जाएंगे, यानी इंग्लैंड का एक अलग हेवन की रचना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इंग्लैंड एक हेवन है और उसी इंग्लिश हेवन में हमें रहना चाहेंगे हमेशा के लिए। तुम्हारा ही जबरदस्त पोएम है, इसको एक बार और घर में रीडिंग देना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगल बगल में सबसे